चलिए, तो हम लोगों ने पिछले क्लास में डिस्कस करा था कुछ दो चीजों के बारे में, उस दो चीजों के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग समझेंगे कि आखिरकार जो डेवलप्ड नेशन नहीं होते हैं या जो अपने आप को ग्रोथ के रास्ते पर ले जाना चाहते हैं, वो आखिरकार किस तकनीक का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और खास कर फॉरेन एक्सचेंज को लेकर तो हमने देखा था भाई कि करेंसी का डिमांड किसी भी देश के लिए क्यों होता है। वाई इज द फॉरेन एक्सचेंज डिमांडेड, फॉरेन एक्सचेंज का डिमांड क्यों होता है। फॉरेन एक्सचेंज का मतलब कि फॉरेन करेंसी का, डॉलर हो गया, यूरो हो गया, येन हो गया, जितने भी फॉरेन करेंसी है उसकी डिमांड क्यों होती है। तो डिमांड होने का सबसे पहला का क्या है, रिपेमेंट ऑफ इंटरनेशनल लोन, कि लोन को रिपेमेंट करने के लिए, इन्वेस्टमेंट इन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, की ताकि हम लोग इन्वेस्ट कर सकें कहाँ पर, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में। थर्ड क्या था, इंपोर्ट, अगर यहाँ का कोई इंसान अगर इंपोर्ट कर रहा है तो उसके लिए क्या डिमांड करेगा, डॉलर का डिमांड करेगा या फिर फॉरेन करेंसी का डिमांड करेगा। डायरेक्ट परचेज अब्रॉड और ग्रांट एंड डोनेशन और पेमेंट ऑफ इनकम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर पेमेंट ऑफ इनकम मतलब फैक्टर पेमेंट बोल सकते हो, ठीक है। फैक्टर जो पेमेंट्स है वो इंपॉर्टेंट है। फैक्टर पेमेंट का मतलब कारक भुगतान। कारक भुगतान में कितने आते हैं, चार। वेजेस वगैरह आता है ना, वेजेस आ गया। वेजेस का मतलब क्या हो गया, मजदूरी, ठीक है, मजदूरी हो गया। और क्या हो गया भाई बताओ, रेंट, रेंट हो गया, ठीक है। और तीसरा क्या है, लाभ, प्रॉफिट जिसको हम लोग बोलते हैं। ये सब सारा चीज क्या होता है, जैसे मान लो कोई कंपनी अगर एक तरीके से यहाँ पर प्रॉफिट कमाई है, प्रॉफिट अपने देश भेजना चाह रही है, तो यहाँ से डॉलर ही तो जाएगा विदेश में। तो ये हमने देखा था कि क्यों एक देश को डिमांड होता है। सप्लाई कहाँ कहाँ से होगा, एक्सपोर्ट करने पर, मतलब हमारे देश में डॉलर ज्यादा से ज्यादा आएगा कैसे, तो सप्लाई कैसे होगा भाई, एक देश में अगर वो एक्सपोर्ट करेगा। एक्सपोर्ट करेगा, इन्वेस्टमेंट फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, बाहर से अगर निवेश आएगा। अब निवेश आने का मतलब क्या, दो तरीके से निवेश आता है, एक एफडीआई के तहत आता है, एक एफआईआई के तहत आता है, ठीक है। ये हम लोग बोलते हैं ना एफडीआई, और एफडीआई का मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश। तो ये बहुत है। और ये क्या, विदेशी संस्थागत निवेश। यहाँ पर प्रत्यक्ष निवेश में क्या होता है, अगर बाहर की कोई कंपनी पूरी तरीके से हमारे देश में निवेश कर रही है, जैसे मान लो कि अमेजॉन की कंपनी है और अमेजॉन यहाँ अपनी एक तरीके से फैक्ट्री बना रही है, क्योंकि अमेजॉन अब खुद से ही बहुत सारे प्रोडक्ट बना रही है। अमेजॉन में आपने देखा होगा कि बहुत सारे प्रोडक्ट अब अमेजॉन के नाम से ही आते हैं, जैसे स्पीकर हो गया, बहुत सारी चीजें। तो उसकी फैक्ट्री मान लो भारत में लगाई, इसका मतलब क्या है, बाहर से निवेश आया। बाहर से निवेश किस फॉर्म में आया, फॉरेन करेंसी के फॉर्म में आया, मतलब हमारे देश में सप्लाई हुआ है। दूसरा ये हो सकता है कि बाहर का बंदा मान लो कि चुटकी है या बंदी है, बंदा नहीं है, तो चुटकी है भाई। अब चुटकी अमेरिका में रहती है, लेकिन भारत के कंपनी में उसने क्या करा भाई, शेयर खरीद लिया। मान लो कि 5% शेयर खरीद लिया कोई पर्टिकुलर एक कंपनी का। इसका मतलब क्या होगा कि वहां पर ये जब निवेश करेगी तो डॉलर से निवेश करेगी कि नहीं करेगी, वो पैसा हमारे देश में आएगा। तो इसका मतलब सप्लाई जो होगा, आपूर्ति जो होगा वो बढ़ेगा। तो ये आपूर्ति है जो कि आप समझ के चल सकते हैं। फिर डायरेक्ट परचेज बाय द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के द्वारा जो डायरेक्ट परचेज किया जा रहा है। जैसे मान लो हमारे देश में कुछ परचेज किया, हमारे देश में मान लो कि यहाँ की गाड़ी, कोई भी एक पर्टिकुलर गाड़ी है जो ब्रांड है, उसको खरीदा गया, ठीक है। टाटा, मान लो कि टाटा की कोई गाड़ी खरीद रहा है यहाँ से और इम्पोर्ट करके बाहर ले जा रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि वो डॉलर में पेमेंट करेगा। इसका मतलब हमारे देश में सप्लाई हो रहा है। ग्रांट एंड डोनेशन फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, अगर शेष विश्व से अनुदान या दान आता है, बाहर से दान भी देते हैं, ऐसा अमेरिका है या कोई अलग अलग नेशन से जो हमारे देश को दान देते हैं, ठीक है, जब क्रिटिकल सिचुएशन हो किसी चीज का। रेमिटेंस मैंने कल बताया था, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। रेमिटेंस का मतलब होता है प्रेषण। वैसे लोग जो हमारे देश के लोग हैं लेकिन विदेश में जाकर कमा खा रहे हैं और वहां से पैसा अपने यहाँ पर भारत भेज रहे हैं अपने परिवारों के लिए। जैसे मान लो चुटकी है भाई, अब चुटकी की दादी जो है वो अमेरिका नहीं जाना चाहती है, या इसके दादाजी हैं या इसके पिताजी हैं मान लो, ठीक है। अब इन दोनों को वो 50,000 रुपया या 50,000 डॉलर हर महीने अगर भेज रही है, इसका मतलब क्या होगा, हमारे देश में डॉलर आ रहा है। तो ये चीजें हमने समझी थी, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं था। अब समझो जो मुद्दे वाली बात है, मुद्दे वाली बात यह है कि लेस डेवलप्ड कंट्रीज जो होते हैं वो अपनी करेंसी को डीवैल्यू करके रखते हैं। डीवैल्यू का मतलब क्या हो गया, अवमूल्यन करके रखते हैं। देखो, क्योंकि फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट में तो हमारे हाथ में तो कुछ होता तो है नहीं कि भाई डेप्रिशिएट कर दें हम अपनी करेंसी को, एप्रिशिएट कर दें।
वो तो मार्केट के कंडीशन पर डिपेंड करता है कि आपका करेंसी डेप्रिसिएट होगा, आपकी करेंसी का मूल्यह्रास होगा, या आपकी करेंसी एक तरीके से बढ़ेगा, उसकी वैल्यू बढ़ेगी। लेकिन ज्यादातर नेशन क्या होता है, जैसे चाइना जैसा नेशन है या बहुत सारे ऐसे नेशन हैं जो अपनी करेंसी को क्या करके चलते हैं, डी वैल्यू करके चलते हैं। डी वैल्यू का मतलब सिंपल सा है, $1 70। ऐसे कभी भी अगर समझ में ना आए ना तो $1 70 लिख लेना। अब उसके बाद समझना कि करेंसी का डी वैल्यू हुआ है, अवमूल्यन हुआ है कि पुनर्मूल्यांकन हुआ है। ठीक है, पुनर्मूल्यांकन मतलब रीवैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पर $1, अब यहाँ बोला डी वैल्यू मतलब वैल्यू घटा, वैल्यू घटेगा कब, तो $1 80 का हो जाएगा कि मुझे $1 परचेज करने के लिए ज्यादा रुपया खर्च करना पड़ रहा है। बस ये बात समझ जाना। अगर ये बात समझ में आ गया तो सारा खेल यहीं पर है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि हमें $1 को परचेज करने के लिए ज्यादा, मतलब हमने करेंसी को क्या कर दिया गया, डी वैल्यू कर दिया। अब यहाँ पर आपको समझना है कि आखिरकार ये करेगा क्यों कोई देश। सोचो, बेवकूफ तो है नहीं कि अपनी करेंसी की वैल्यू को क्यों गिरा रहा है, उसके पीछे कोई ना कोई मुद्दा तो जरूर होगा। उसके पीछे मुख्य वजह ये रहता है कि भाई अपनी करेंसी को डिवैल्यू का, ताकि वो क्या कर सके, एक्सपोर्ट को, निर्यात को क्या कर पाए, बढ़ावा दे सके। अब कैसे देगा भाई, अब सोचो आप, या फिर एक मान लो कि यहाँ पर टमटा है, एक टमटा बंदा है भाई, वो एक्सपोर्टर है। पहले जब एक्सपोर्ट कर रहा था, वो चमड़े का जूता मान लो एक्सपोर्ट कर रहा था, हाँ चमड़े का जूता या किसी भी तरीके का जूता, तो इसका मतलब क्या है कि भाई एक्सपोर्ट करने पर मान लो कि पहले 5 लाख रुपए का एक्सपोर्ट कर रहा था, अब 5 लाख रुपया का एक्सपोर्ट कर रहा था, या तो उसको कितना डॉलर मिल रहा होगा, बोलो, नहीं समझे। जैसे मान लो कि अगर 5 लाख जूता, ऐसे मान लो, ऐसे समझ लो 5 लाख अगर शूज वो क्या कर रहा था, एक्सपोर्ट कर रहा था। मान लो एक जूता का दाम ₹100 था, एक जूता का दाम ₹100, तो 5 लाख का कितना हो जाएगा भाई, 5 लाख, 50 लाख, 5 करोड़, 5 करोड़ हो गया। मतलब उसे 5 करोड़ रुपया मिल रहा था। कब, जब एक जूता ₹100 का था। छोड़ो इसको, थोड़ा सा और सरल भाषा में समझो, छोड़ दो ये सब, नहीं समझ में आएगा। देखो यहाँ पर $1 कितना था, ₹70। तो मान लो ऐसे कर कर कि वो $100 का सामान एक्सपोर्ट कर रहा था, ऐसे समझो। कितना का सामान एक्सपोर्ट कर रहा था टमटा, $100 का। जब $100 का कर रहा था तो ₹70 के हिसाब से कितना मिला, ₹7,000 मिला। अब करेंसी क्या कर रही है देश, डिवैल्यू कर रही है। डिवैल्यू का मतलब क्या हो गया, अब $1 कितना हो गया, ₹80 का हो गया। करेंसी क्या हो रहा है, डिवैल्यू हो रहा है। डिवैल्यू का मतलब क्या हुआ, अवमूल्यन हो रहा है। ये समझ में आया यहाँ तक। तो पहले 7,000, अब अगर वो $100 का अगर सामान विदेश में जाकर बेचेगा तो उसे कितना रुपया प्राप्त होगा, ₹8,000। तो मतलब किसको फायदा हो रहा है, एक्सपोर्टर को फायदा हो रहा है कि नहीं, हाँ या ना। लेकिन इससे इंपोर्टर को फायदा नहीं होता है। अब इंपोर्टर के फायदा ना फायदा से कोई देश को ज्यादा नुकसान होता नहीं, क्योंकि इंपोर्ट होता है कभी कभी, जैसे कि बहुत सारे मेडिसिन होते हैं या बहुत सारे ऐसे गुड्स होते हैं जो कि खास करके मेडिसिनल या फिर ट्रीटमेंट के लिए जरूरी हो जाता है। तो अगर उस चीज के लिए अगर उसमें एक तरीके से सब्सिडाइज रेट पर अगर सरकार कर रही है तो अलग बात है, लेकिन सरकार उस सब में क्या देती है, सब्सिडी देती है। और इसके बावजूद भी अब सोचो, ये तो 8,000 मिल रहा है, उसके बाद सरकार छूट भी देती है कि आपको एक्साइज ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी आपको थोड़ा कम देना पड़ेगा। तो उसकी वजह से एक्सपोर्ट की प्रमोशन होती है। और एक देश में जितना ज्यादा एक्सपोर्ट होगा, ठीक है, एक्सपोर्ट होगा, उतना ज्यादा डॉलर हमारे देश में क्या होगा, आएगा। अब ये सोचेगा ना कि मैं $100 का सामान पहले बेच रहा था, अब मैं $1,000 का बेचूं, तो $1,000 हमारे देश में आएगा। डॉलर तो आएगा, लेकिन डॉलर इस टमटा को नहीं मिलेगा। डॉलर कौन ले जाएगा, आरबीआई ले जाएगा, और उसके बदले उसको रुपया दे देगा, और रुपया ज्यादा मिल रहा है इसको पहले से। तो इसका मतलब जो एक्सपोर्टर होंगे वो ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट करने की सोचेंगे। और दूसरी बात है कि जो फॉरेन कंपनीज होते हैं वो अपनी फैक्ट्री को सेटअप करने के बारे में सोचेंगे। अब फैक्ट्री को सेटअप क्यों करेंगे भाई, ताकि वो यहाँ से बनाकर एक्सपोर्ट कर सके दूसरे देश में, ताकि इनको ज्यादा से ज्यादा पैसा प्राप्त हो पाए, क्योंकि वो एक्चुअल में क्या है भाई, उनको एक तरीके से प्रॉफिट से मतलब है। तो हमें क्या है कि सबसे पहली बात की डिवैल्यू क्यों किया जाता है, ताकि वो एक्सपोर्ट में बढ़ोतरी किया जा सके, पहली बात। दूसरा, जिसकी वजह से क्या होगा, इंक्रीज इन द सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, उसकी वजह से क्या होगा, घरेलू अर्थव्यवस्था में विदेशी मुद्रा की आपूर्ति बढ़ने की उम्मीद होती है, जिसकी वजह से रिजर्व बढ़ता है।
आरक्षित जो क्योंकि हमारा जो आरक्षित पैसा होता है वो रुपया के तौर पर तो रखा नहीं जाता है, या तो फॉरेन करेंसी या तो गोल्ड के फॉर्म में रखा जाता है। मिनिमम रिजर्व आरबीआई कितना रखती है बताओ कोई? 200 करोड़। 200 करोड़ मिनिमम होना चाहिए। वैसे अभी तो आरबीआई के पास 689 बिलियन डॉलर के आसपास है, लेकिन इतना जो है वो एक तरीके से होना चाहिए मिनिमम रिजर्व आरबीआई के पास। चाहे कुछ भी हो जाए 200 करोड़ रुपए का जो है वो रिजर्व हमेशा होना चाहिए। दूसरा चीज ये है कि अ फॉल इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इंड्यूस द प्राइवेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट। तो बाहर से निवेश आने की संभावना भी एक तरीके से क्या होती है, बोलो, बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट होता है। जनरली इसको एक्सपोर्ट के तौर पर समझ के रखना कि भाई जिससे क्या होता है कि हमारे डोमेस्टिक करेंसी में या डोमेस्टिक करेंसी का अवमूल्यन होने की वजह से हमारे देश में सप्लाई जो होगा फॉरेन एक्सचेंज का या विदेशी मुद्रा का वो बढ़ जाता है, जिसके वजह से एक्सपोर्टर को फायदा होगा और एक्सपोर्टर ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट करने का सोचेगा। अब देखते हैं थोड़ा सा पुराना कोई मेथड, जैसे अभी तो हमने फ्लेक्सिबल देखा, फिक्स देखा, लेकिन पुराना पहले ऐसा नहीं था। पहले सबसे ज्यादा जो फेमस था वो गोल्ड स्टैंडर्ड था। गोल्ड के हिसाब से आपकी करेंसी की वैल्यू डिसाइड की जाती थी। जैसे जो राजा के पास सबसे ज्यादा गोल्ड होता था वो राजा सबसे अमीर माना जाता था। आज क्या है, जिसके पास सबसे ज्यादा विदेशी करेंसी है या गोल्ड है उसको ज्यादा एक तरीके से, या जिसका करेंसी ज्यादा सर्कुलेट कर रहा है मार्केट में उसको ज्यादा ताकतवर माना जा रहा है। जैसे कि अमेरिका, डॉलर पूरे विश्व में अगर बहुत ज्यादा तरीके से फैला हुआ है भाई। अब यहाँ समझो द गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ एक्सचेंज एंड जो ओल्ड वेरिएंट ऑफ फिक्स एक्सचेंज, ये क्या था भाई, एक निश्चित या फिर एक स्थिर विनिमय दर का एक पुराना रूप है जो कि एक तरीके से सारे देशों के द्वारा फॉलो किया जाता था। यहाँ क्या होता था, इसको हम लोग क्या बोलते थे, दिस सिस्टम ऑफ एक्सचेंज वाज आल्सो नोन एज मिंट और पार वैल्यू ऑफ एक्सचेंज और मिंट पैरिटी। विनिमय की इस प्रणाली को हम लोग क्या बोलते हैं भाई, दो याद रखना, मिंट या फिर पार वैल्यू ऑफ क्या एक्सचेंज, या फिर मिंट पैरिटी भी बोलते थे, जो कि हम लोग याद रख सकते हैं। अब गोल्ड में क्या होता था वो समझना, ठीक है। वैसे आगे भी अगर देखो यहाँ पर, उसके बाद बताता हूँ। गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ एक्सचेंज के तहत अगर देखा जाए तो रेट जो गोल्ड का होता था, इसको ऐसे समझो, पहले समझाता हूँ फिर उसके बाद। जैसे क्या होता था गोल्ड के हिसाब से, कैसे ध्यान से समझना, मजा आएगा। देखो यहाँ पर क्या, एक मान लो कि 1 यूरो के बराबर, मतलब अगर ऐसे समझो कि 1 यूरो में 10 ग्राम सोना आ रहा है, 10 ग्राम क्या आ रहा है, गोल्ड आ रहा है, ठीक है। 1 यूरो में 10 ग्राम सोना आ रहा है और $2 में अगर 10 ग्राम सोना आ रहा है, ठीक है। फिर भारत के रेस्पेक्टिव में समझाऊंगा, ठीक है। अब समझो यहां पर भी 10 ग्राम सोना, यहां पर भी 10 ग्राम सोना, इंडिकेटर ये सेम है, एक समय में ला दिया गया। अब इसको दोनों को मिला दो, तो इसका मतलब अगर किसी को 1 यूरो चाहिए उसको कितना डॉलर देना होगा, $2। इसका एक्सचेंज रेट फिक्स हो गया। अब यहाँ पर रुपया को रख के देखते हैं। जैसे मान लो कि $1 में अगर 10 ग्राम सोना, या $1 रखते हैं ज्यादा आसान होगा समझने में। $1 जो है वो मान लो कि 10 ग्राम सोना, और 20 रुपया में 10 ग्राम सोना, पहले के जमाने में ऐसा होता था। तो इसका मतलब क्या हो गया, 10 ग्राम सोना 10 ग्राम सोना बराबर। अब क्या कर दिया गया, मतलब $1 का एक्सचेंज वैल्यू कितना हो गया, 20 रुपया। मतलब $1 खरीदने के लिए कोई इंडियन बंदे को 20 रुपया देना पड़ेगा। इस तरीके से पहले होता था, ठीक है। गोल्ड के हिसाब से कि आपकी करेंसी से कितना गोल्ड आ रहा है या नहीं आ रहा है, उसके हिसाब से पता चलता था कि भाई आपकी करेंसी की वैल्यू कितनी बढ़ रही है या घट रही है। आगे चलकर मान लो कि 30 रुपया में होने लगा भाई, क्योंकि आप अपनी करेंसी को आपने नहीं करा, बढ़ावा नहीं दिया, इसका मतलब क्या हो गया, आपकी करेंसी क्या हो रही है, डिवैल्यू हो रही। अगर मान लो कि $1, अगर मान लो कि 10 रुपया में 10 ग्राम सोना मिलने लगे, मतलब हमारी करेंसी का वैल्यू बढ़ा है। समझ रहे हो, समझ में आया ये वाला बात? नहीं आया तो पूछो। समझना सिंपल सी बात है कि यहाँ पर सोना दोनों में इक्वली रख देना है। तो जैसे 1 यूरो और $2, मतलब $2 में 10 ग्राम सोना और 1 यूरो में
10 ग्राम सोना। तो मतलब अगर 1 यूरो लेना है, अगर मान लो कि इसे अगर डॉलर लेनी है तो इसका मतलब क्या होगा भाई, 1 यूरो देगा तो 2 डॉलर उसको मिलेगा, एक्सचेंज वैल्यू हो गई। आई बात समझ में? तो यहाँ पर सिंपल सा बात था, कोई ज्यादा हार्ड फास्ट रूल तो था नहीं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा इसको पढ़ लेते हैं। इसका मतलब गोल्ड जो विनिमय दर की जो स्वर्ण मानक प्रणाली थी, स्वर्ण मानक मतलब गोल्ड स्टैंडर्ड जो सिस्टम था वो कैसा था, रेट सिस्टम गोल्ड स्टैंडर्ड या फिर रेट सिस्टम या फिर गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ एक्सचेंज इज द रेट इज एन ओल्ड वेरिएंट ऑफ किसका था, पहले लचीली विनिमय दर तो होता नहीं था, विनिमय दर पहले क्या होता था, स्थिर विनिमय दर जो कि गोल्ड के आधार पर किया जाता था। तो इस सिस्टम के तहत क्या होता था, इस प्रणाली के तहत जो 1920 के दशक में पहली अधिकांश देशों की प्रचलन थी, 1920 के आसपास में, 1930 के बाद चीजें बदल गई, खास करके ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस के बाद। लेकिन के अनुसार सोना को विभिन्न देशों की मुद्राओं के बीच समानता की सामान्य इकाई के रूप में लिया जाता था। इसका मतलब क्या हो गया भाई कि एक यूनिट ऑफ पैरिटी के रूप में, इसीलिए हम इसको मिंट या फिर पैरिटी भी बोलते थे, पैरिटी ऑफ एक्सचेंज या फिर मिंट भी बोलते हैं, ठीक है। तो जनरल तौर पर आपको ये समझना है, और अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो समझना बस ये है कि भाई गोल्ड के आधार पर ऐसे करके समझ लेना, 1 यूरो 10 ग्राम सोना और 2 डॉलर 10 ग्राम सोना, तो एक्सचेंज वैल्यू यूरो और डॉलर के बीच में कितना हो गया, 1 यूरो 2 डॉलर, ठीक है, क्लियर। अब समझो थोड़ा सा आगे और। अब आया उसके बाद क्या आया कि भाई बहुत सारे इसमें क्या हो रहा था कि बहुत सारे देश जो सोना नहीं खरीद पा रहे थे, क्योंकि जो देश ज्यादा सोना खरीद पा रहा था उसकी वैल्यू बढ़ जा रही थी, और जो ज्यादा सोना नहीं खरीद पा रहा था उसकी वैल्यू घट जा रही थी, क्योंकि ये सब सारे सोना जो होता था वो पहले डॉलर से बैक होता था। डॉलर का मतलब बैक का मतलब क्या है कि डॉलर जो होता था, अगर मान लो किसी के पास ना 10 मतलब 100 ग्राम अगर सोना है ना, तो अगर अपनी करेंसी या अपने देश में नहीं बेचना चाहता है तो वो विदेश में जाकर एक तरीके से डॉलर को परचेज कर सकता था। 100 ग्राम गोल्ड दो किसको, अमेरिका को, और वो उसके बदले क्या देता था, आजकल अमेरिका क्या कर रहा है, बॉन्ड इशू कर रहा है, क्या कोई डॉलर उसको दे रहा है ना तो वो बॉन्ड इशू कर दे रहा है सिक्योरिटी के तौर पर। वो एक तरीके से पहले गोल्ड था, अब गोल्ड एक तरीके से क्या है, गोल्ड क्या है, गोल्ड एक ऐसी एसेट है ना भाई जो कि जिसकी वैल्यू समय पर बढ़ती है, लेकिन बॉन्ड की वैल्यू समय पर नहीं बढ़ेगी, वो तो फिक्स रहेगा ना। तो ये सिस्टम जो है अमेरिका के राष्ट्रपति ने उस वक्त खारिज कर दिया, जब उसको लगने लगा कि भाई अब अमेरिका का हालत खराब हो सकता है, क्योंकि अगर हर बंदे को अगर हम गोल्ड देने लगे, वो डॉलर ला रहा है, मान लो कि मेरे पास ईरान ने तेल बेचा, ईरान को तेल बेचने से 1 लाख डॉलर उसको प्राप्त हुआ, अब 1 लाख रुपए लेने का, 1 लाख रुपए देने कहाँ चला गया, अमेरिका को, भाई गोल्ड दे दे, क्योंकि बैक बाय गोल्ड था पहले डॉलर, अब वो गोल्ड से है नहीं, इसी वजह से इतना परेशानी जो है अब झेलने को देखने को मिल रहा है। तो वो अमेरिका के हाथ में था, पहले अगर इंडिया के पास भी तो 100 डॉलर रहता था ना, 100 डॉलर रहता था तो वो जाता था कहाँ पर, अमेरिका के पास, मतलब हर एक डॉलर जिसके पास भी रहता था वो अमेरिका पर जाना ही होता था, और उनसे गोल्ड पर। अब अमेरिका को लगने लगा भाई ये सबको मैं गोल्ड देता जाऊंगा तो मैं गोल्ड कहाँ लाऊंगा, इतना दिक्कत परेशानी हो जाएगा, इसलिए वो बॉन्ड इशू करने लगी। अब बॉन्ड क्या होगा, खत्म हो गया, बॉन्ड क्या होगा, सरकार आज बोले कि बॉन्ड खत्म हो गया भाई, सब खत्म। गोल्ड एक ऐसी वैल्यू है जिसकी वैल्यू, क्योंकि गोल्ड बहुत सीमित है ना, और जब कोई चीज सीमित होता है तो उसकी वैल्यू धीरे धीरे करके बढ़ेगी बढ़ेगी। आज भी देखो सोने और चांदी का भाव कितना बढ़ गया, तो इसके पीछे वजह भी ये है कि वो लिमिटेड है, और बॉन्ड लिमिटेड नहीं है, बॉन्ड अब चाहे कितना भी साइन कर लो, दिए जा रहा है, बॉन्ड दिए जा रहा है, और उसके हिसाब से छापे जा रहा है, नोट छापे जा रहा है, ठीक है। तो ये बात है जो समझ के चलना है हमें, कोई भी आ रहा है डॉलर लेने के लिए उसको बॉन्ड दे रहा है, तो ये चीजें हैं। लेकिन ये चीजें जो थी जब दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ, अब सोचो दूसरा विश्व युद्ध कितना 1939 से 1945 तक आया ना, उसके बाद सब लोगों को पता चला या फिर सब लोगों ने डिसाइड किया भाई कुछ ना कुछ करना चाहिए हमें, खास करके फॉरेन करेंसी को लेकर। तो ब्रेटन वुड्स सिस्टम इज नेम्ड आफ्टर द यूनाइटेड नेशन मॉनेटरी फाइनेंशियल कॉन्फ्रेंस जो हुआ था, एक यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र का ब्रेटन वुड्स प्रणाली के नाम से जाना जाता है, एक कॉन्फ्रेंस हुआ था, कहां पर भाई, ब्रेटन वुड्स एक शहर है, कहां पर, यूएसए में, इन 1944, विच इज लेड टू एस्टैब्लिश ऑफ, जिसके वजह से आईएमएफ अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष भी बनाया गया था।
कि भाई एक मुद्रा कोष होगा जो कि सब करेंसी मतलब सारे को एक तरीके से लोन वगैरह देगा आगे चलकर, और यहाँ पर मुद्रा को सही तरीके से मैनेज करने के बारे में सोचा जाएगा। और चीजें जो होंगी वो हर एक कंट्री को उसके करेंसी के हिसाब से हम लोग उसकी वैल्यू को फिक्स करेंगे। ऐसा नहीं कि जो मन सो जैसे तैसे करके चल रहा है, नहीं। तो इसकी वजह से यूएसए में 1944 में एक तरीके से ये चीजें ये कदम उठाई गई। हालांकि बाद में चलकर ब्रिटेन वुड्स सिस्टम जो है वो कोलैप्स हो गया 1970s आते आते। क्यों? क्योंकि अमेरिका उसका गलत फायदा उठाने लगा था। अमेरिका उसका गलत फायदा इसलिए उठाने लगा, मतलब सब चीज वो डॉलर के इर्द गिर्द ही करना चाह रहा था और सारी वैल्यूएशन वो डॉलर के हिसाब से ही लगा रहा था जो पहले गोल्ड के हिसाब से था। अब वो अपनी करेंसी को ज्यादा ताकतवर बनाने के लिए एक तरीके से सारे कंट्री को फोर्सफुली फोर्स कर रहा था कि आप जितने भी साथ ट्रेड करें वो डॉलर में करें ताकि हमारी करेंसी का वैल्यू बढ़े। वो शुरुआत से करता हुआ है 75 साल से, करीबन 100 साल से वही करता हुआ है, जिसके वजह से आज ये स्थिति देखने को मिलेगा। यही चीज अगर 1990 के दशक में या 2000 के दशक में अगर हो जाता तो एक तरीके से चीजें निकल आती, ठीक है, लेकिन वो चीज हो नहीं पाया इवेंचुअली। तो ब्रिटेन वुड्स 1970 में खत्म हो गया। अब भाई अगर हमारे देश के बारे में बात की जाए तो पहले, अब हमारे देश में ब्रिटिश ने राज करा भाई, तो जनरली उस वक्त जो हमारे देश की करेंसी होती थी वो पौंड स्टर्लिंग से लिंक था। पहले रुपया पूरे मतलब नहीं, ये नहीं था कि रुपया इंडिपेंडेंट है, वो किससे लिंक हुआ करता था? पौंड स्टर्लिंग। पौंड स्टर्लिंग कौन? क्योंकि अमेरिका वो सॉरी इंग्लैंड का करेंसी था, तो एक तरीके से पौंड से वो एक तरीके से क्या था? लिंक था। इंडियन करेंसी लिंक्ड भी था किससे? ब्रिटिश पौंड स्टर्लिंग। कितना? टिल 1948। लेकिन हमारा देश आजाद हो गया तो हमने क्या बोला भाई, अब हम लोग एक तरीके से अपनी सिस्टम ऑफ एक्सचेंज को, रुपया को अपनाएंगे और रुपया अब इंडिपेंडेंट तरीके से मार्केट में जाएगा। अब वो पौंड स्टर्लिंग के साथ नहीं रहेगा, क्योंकि वो भी चाह रही थी भाई, कौन? पौंड स्टर्लिंग। ब्रिटिश भी चाह रहा था उस वक्त कि भाई हमारी करेंसी की वैल्यू बढ़े, हमारी करेंसी में जो लोग जो है वो ट्रेड करने की कोशिश करें जिससे हमारे देश की करेंसी की वैल्यू बढ़े। लेकिन वो चीज हालांकि हो नहीं पाया, ठीक है, क्योंकि वो ज्यादा उलझ गया ना इन सब सारी चीजों में, युद्ध वगैरह में, ये सब में, जिसकी वजह से दिक्कत परेशानी। इन 1992-1993 इंडिया अडॉप्टेड अ डुअल रेट ऑफ एक्सचेंज एज अ ऑफिशियल अदर देन एक तो सरकार ने बोला कि भाई हम लोग फिक्स भी रखेंगे और हम लोग एक तरीके से मार्केट के आधार पर भी चलेंगे, जैसा कि अभी हम लोगों ने पढ़ा। सरकार ने क्या बोला? 1991 के एलपीजी रिफॉर्म के बाद उदारीकरण, वैश्वीकरण, एलपीजी रिफॉर्म के बाद क्या बोला सरकार ने कि भाई हम लोग दो चीजों, जब हमें लगेगा कि हमारी करेंसी हमारे हाथ से निकल रही है तो हम लोग अपने हिसाब से उसको मैनेज करने की कोशिश करेंगे, जो कि स्थिर विनिमय दर के हिसाब से हम लोग चीजों को मैनेज करके चलेंगे। और दूसरा क्या बोला गया कि हम लोग मार्केट के हिसाब से भी चलने की कोशिश करेंगे, क्योंकि शर्त यही था 1991 में जब हमारे देश में पैसा खत्म हो गया था, जब हमने कहां पर गए थे भाई पैसा मांगने? कहां गए थे हम लोग? वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ। तो वहां पर हमने गया, हम लोग विश्व बैंक और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। तो यहाँ पर जब हम लोग गए तो उन्होंने बोला आपकी इकोनॉमी को क्या करना पड़ेगा भाई, आप अपनी इकोनॉमी को क्या करो? ग्लोबलाइज करो। ग्लोबलाइज करने का मतलब क्या है? वैश्वीकरण पर ले चलो, विदेश की कंपनी को आने दो। तो विदेशी कंपनी आएगी जाएगी, तब एक तरीके से मार्केट के हाथ में तो छोड़ना ही पड़ेगा हमें करेंसी फिर हम अपने हिसाब से चीजों को लेकर नहीं चल सकते। तो इसी वजह से हम लोगों ने डुअल एक्सचेंज रेट, डुअल का मतलब दोहरी विनिमय दर अपनाई, ठीक है। अगर कोई पूछे पौंड स्टर्लिंग कब तक था भाई, तो 1948 तक। उसके बाद हमने रुपया को कुछ इंडिपेंडेंट रखा, बाद में चलकर रुपया बहुत ज्यादा खराब हो गया, जब हमारे देश में पैसा वगैरह नहीं बचा, उसके बाद हमने अपनी इकोनॉमी को ओपन किया, खुली अर्थव्यवस्था बनाने की कोशिश करी। अब खुली अर्थव्यवस्था बनाने के दौरान फिर हमने डुअल मतलब दोहरी विनिमय दर को अपनाया, उसमें मार्केट और फिक्स दोनों साथ में चल रहा था। उसके बाद विद द फॉर्मेशन ऑफ आईएमएफ, ठीक है, एंड इट्स नॉट इंडिया जो अडॉप्टेड अ फिक्स्ड करेंसी मैकेनिज्म। आईएमएफ कब बना भाई? 1945 में। तो उसके बाद हमने एक तरीके से अपना तो लिया था, लेकिन ये 1991 के बाद हमने फिर दोनों फ्लेक्सिबल और फिक्स दोनों चीजों को लेकर चले। इंडिया देखो डीलिंक्ड रुपीज फ्रॉम पौंड स्टर्लिंग कब किया भाई? एक्चुअल रूप में 19 पूरे तरीके से, थोड़ा बहुत कर रहा था क्योंकि बहुत ज्यादा व्यापार जो था हमारा शुरुआती दिनों में 1948 में भी किसके साथ हो रहा था? इंग्लैंड के साथ होता ही था।
तो जिसके वजह से हमने 1975 में पूरी तरीके से उसको खत्म किया। एंड आरबीआई स्टार्टेड डिटरमाइनिंग द रुपी एक्सचेंज रेट विद अ बास्केट ऑफ वर्ल्ड करेंसी। मतलब वर्ल्ड करेंसी मतलब क्या, आरबीआई ने दुनिया की मुद्राओं की टोकरी के साथ रुपया की विनिमय दर को फिक्स करने की कोशिश करने लगी, ताकि हमारे देश की करेंसी की वैल्यू, अगर ये नहीं किया होता ना, अगर आरबीआई ने, देखो आरबीआई 1949 के बाद क्या हो गया था भाई, नेशनलाइज हो गया था। तो 1949 से के बाद जो है वो अपनी चीजों में फॉरेन करेंसी को कंट्रोल करना शुरू किया, जिसकी वजह से 1975 आते आते पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया। वैसे हालांकि बहुत हद तक 1948 तक खत्म हो गया था, लेकिन पूरी तरीके से डीलिंक कब किया, 1975 में। और 1975 में करने के बाद एक तरीके से 1992 और 1993 में क्या कर दिया, दोनों फिक्स्ड और फ्लेक्सिबल दोनों अपना लिए हम लोग। ठीक है, यहां तक समझ में आया। तो ये चीजें हैं जो कि आपको समझ के चलना है। उसके बाद अगर देखा जाए तो दो ही कानून है या फिर दो ही अगर एंगल है, एक्ट है, जिससे एक तरीके से फॉरेन एक्सचेंज को मैनेज किया जाता है। उसमें पहले जो था वो हमारे देश में क्या था भाई, फेरा था। और अभी कितना, कौन सा आ गया अभी, फेमा। अभी आपने देखा कि 1992 और 93 में हमने क्या करा भाई, हमने फिक्स्ड और फ्लेक्सिबल को अपनाया। उसके बाद हमें समझ में आया कि कुछ और पॉलिसी जो है, क्योंकि हम 1991 अब सोचो 1991 में हमने अपनी अर्थव्यवस्था को ग्लोबलाइज कर दिया, वैश्वीकरण पर ले गया। उसके बाद हमने क्या करा भाई, एक तरीके से फिक्स्ड एंड फ्लेक्सिबल पर, मतलब स्थिर विनिमय दर और लचीली विनिमय दर दोनों को अपनाया। लेकिन इसको अपनाने के बाद भी कंट्रोल जो था वो आरबीआई बहुत ज्यादा कर रही थी। कंट्रोल होता है कि रेगुलेट करना, दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। तो कंट्रोल करके चल रहे थे। तो आरबीआई ने बोला कि भाई अब हम लोग क्या करेंगे, एक तरीके से मैनेज करके चलेंगे। ठीक है, पहले क्या होता था भाई, रेगुलेशन था या कंट्रोल ज्यादा था आरबीआई का, किस पर, फॉरेन एक्सचेंज को लेकर। आप इतने से ज्यादा करेंसी बाहर, अगर मान लो कि किसी को ना एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना होता था ना, तो आरबीआई बोलती थी नहीं आप इतना ज्यादा इंपोर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि इंपोर्ट करने से हमें आपको डॉलर देना पड़ेगा या पाउंड स्टर्लिंग देना पड़ेगा, तो वो चीज हम आपको नहीं दे सकते हैं। तो मतलब कंट्रोल करते थे। आज ऐसी बात है, आज अगर कोई एक्टर को या एक्ट्रेस को या किसी को भी अगर फॉरेन से कोई गाड़ी मंगवाना तो वो आराम से मंगा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं। लेकिन उस वक्त कंट्रोल ज्यादा कर रहा था, क्यों, क्योंकि उस वक्त एक तरीके से फेरा एक्ट के तहत कंट्रोल ज्यादा था। लेकिन 1999 के बाद जो है वो कंट्रोल छोड़कर लिबरलाइज कर दिया गया। ठीक है, लिबरलाइज का मतलब कि एक तरीके से बढ़ावा दिया गया। तो इसका मतलब देखो दो चीज था, फेरा और फेमा दोनों याद रखना, फेरा और फेमा। जो फेरा था वो कब आया था, 1973, और ये कब आया था, 1999। ठीक है, तो ये बात भी याद रखना है जो कि इंपॉर्टेंट है। इसमें फोकस किया जाता था ऑन स्ट्रिक्ट रेगुलेशन एंड कंट्रोल। देख रहे हो, मतलब विदेशी मुद्रा लेन देन के सख्त विनिमय और एक तरीके से नियंत्रण पर केंद्रित था। नियंत्रण ज्यादा था, कंट्रोल ज्यादा था, जिसके वजह से खुलकर कोई बंदा एक्सपोर्ट और इंपोर्ट नहीं कर पाता था, क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्था क्या थी, बंद अर्थव्यवस्था थी। देखो, लेकिन 1991 के बाद हमें महसूस हुआ कि भाई हमने जब एलपीजी रिफॉर्म कर दिया तो हमें अपनी विदेशी मुद्रा का जो विनिमय दर है या फिर विनिमय का जो पूरा प्रणाली है उसको बदलने की जरूरत है कि नहीं। तो ये बात समझने वाली बात है। इसीलिए फेमा जो है वो लाया गया। फेमा का मतलब फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, प्रबंधन करेंगे। पहले क्या था, विनिमय अधिनियम था। अब यहाँ पर इसमें क्या किया गया, लिबरलाइजिंग एंड सिंप्लीफाइंग द फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन टू प्रमोट फॉरेन इन्वेस्टमेंट। क्यों किया गया भाई, विदेशी निवेश को बढ़ावा देने, व्यापार को सुविधाजनक बनाने और आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने के लिए विदेशी मुद्रा जो उसके नियमों में बहुत सारा छूट दिया गया, ताकि बाहर विदेश के लोग यहाँ भी आ सके और हमारी कंपनी विदेश से बहुत सारे सामान भी मंगा सके, ताकि हमारे देश में टेक्नोलॉजी भी बढ़ सके। पहले क्या होता था, अगर कोई कंपनी को अगर कोई टेक्नोलॉजी, कोई नया टेक्नोलॉजी बना जापान में या फिर बना अमेरिका में, तो अगर उसको लाना होता था तो वो ला नहीं सकता था, क्योंकि उसमें उस वक्त क्या था, फेरा था। क्योंकि लाएगा भाई तो रुपया से तो ला नहीं सकता है, उसको चाहिए डॉलर, और डॉलर आरबीआई सीमित दायरे में ही देती थी, बहुत ज्यादा नहीं देती थी। ठीक है, लेकिन आज वो चीजें बदल गई हैं। तो ये चीजें याद रखना। इसको थोड़ा सा डिटेल में देखो।
अगर देखो यहाँ पर क्या बोला गया, अंडर दिस एक्ट, जो कौन है, फेरा, ठीक है, फेरा में क्या था, अंडर दिस एक्ट इफ देयर वाज नीड फॉर ट्रांसफरिंग द फंड फॉर एक्सटर्नल ऑपरेशन देन द प्रायर अप्रूवल ऑफ, किससे अप्रूवल लेना होता था, आरबीआई से, और आरबीआई जितना पैसा दे रही है उतना ही पैसा का सामान जो है वो विदेश से मंगवा सकते थे। तो इसका मतलब क्या हो गया भाई, कंट्रोल था ना, नियंत्रण था, प्रबंधन नहीं था, यहाँ क्या था, कंट्रोल था। डिड नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन द करेंट अकाउंट, इसको हम लोग दोनों चीजों के बारे में बीओपी में पढ़ेंगे, बैलेंस ऑफ पेमेंट में। अगर आप भुगतान संतुलन जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें चालू खाता और बचत खाता, नहीं बचत खाता, पूंजी खाता, चालू खाता और कौन, पूंजी खाता, करेंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। करेंट अकाउंट का मतलब जो हर दिन लेन देन हो रहा है, आज कितना हमने एक्सपोर्ट करा, आज हमने कितना इंपोर्ट करा, उसको हम लोग कौन से खाते में लिखते हैं, करेंट खाते में। कैपिटल में जो निवेश आया लॉन्ग टर्म के लिए जो है, या हमने कोई निवेश करा बाहर, कोई लोन लिया, वो सब सारा चीज किसमें आएगा, कैपिटल अकाउंट में आएगा। अगर मान लो कि भारत सरकार जो है एम्स में मशीनरी मंगवा रही बहुत सारा, ठीक है, तो बाहर से मंगाइए, इसका मतलब वो किस में आएगा, कैपिटल अकाउंट में आएगा, क्योंकि वो पूंजी के बारे में बात कर रहा है। तो ये सब चीजों के बारे में ना कोई क्लासिफिकेशन नहीं था, जिसको एक तरीके से फेमा में ऐड किया गया। तो बस ये ज्यादातर याद रखना कि इसमें क्या होता था, कंट्रोल ज्यादा था, और कोई भी अगर विदेशी मुद्रा का मांग करता था, डिमांड करता था, तो उसको पहले आरबीआई से परमिशन लेना पड़ता था $1 को खर्च करने से पहले। तो ये दिक्कत था। तो उसके बाद क्या गया भाई, उसके बाद आ गया फेमा, और फेमा में क्या कर दिया गया, ये पास हुआ 29 दिसंबर 1999 इन द पार्लियामेंट, किसको रिप्लेस करके, फेरा। तो कोई बोलेगा भाई फेरा को रिप्लेस किया फेमा ने, ठीक है। अब द एक्ट क्लासिफाइड, इसमें क्या बोला गया, द एक्ट इंपावर्स द सेंट्रल गवर्नमेंट, जो एक्ट था, जो कानून था, वो किसको पावर दे रहा था, सेंट्रल गवर्नमेंट और आरबीआई को, एक्टिंग एज अ कंसल्टेशन विद ईच अदर टू रेगुलेट द कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन, कि कौन सी कंपनी कितना पूंजी ला रही है, कौन सा नहीं ला रही है, कितना सारी चीजें हैं। तो पूंजीगत जो भी ट्रांजैक्शन है ना, ठीक है, उसको एक तरीके से रेगुलेट करने के लिए ये एक्ट इंपावर किया, किसको, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सरकार को और आरबीआई को। मतलब अब कि नीड के अनुसार, जरूरत के हिसाब से आरबीआई और गवर्नमेंट जो है विदेशी मुद्रा दे सकती है कंपनीज को, ताकि वो एक तरीके से कोई भी चीज परचेज कर सके बाहर से, ठीक है। दूसरा क्या, ये इंपावर किया, इट गिव्स अ पावर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट टू रेगुलेट द फ्लो ऑफ पेमेंट फ्रॉम अ पर्सन सिचुएटेड आउटसाइड द कंट्री। यहाँ क्या, यह केंद्र सरकार को देश के बाहर स्थित किसी व्यक्ति से भुगतान के प्रवाह का विनियमिता, ठीक है, करने की शक्ति देता है। इसका मतलब क्या, पहले विदेश में रहता था ना कोई बंदा, तो उसको ना यहाँ पर अगर पैसा लाता था ना, तो बहुत मशक्कत होता था उसको फिर धीरे धीरे पैसा मिलता था, बहुत दिक्कत परेशानी थी। लेकिन जब फेमा आया या 1991 के बाद चीजें जो है वो एक तरीके से बदल गई, जो हम लोग एक तरीके से समझ सकते हैं। तो यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी, याद रखना है कि गोल्ड स्टैंडर्ड, ब्रिटेन वुड्स, उसके बाद सरकार ने पहले हमारे पास क्या था, पॉन्ड स्टर्लिंग था। पॉन्ड स्टर्लिंग को 1975 में हमने पूरी तरीके से समाप्त कर दिया। उसके बाद हमने एक तरीके से फिक्स्ड और फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट को अपनाया। उसके बाद कुछ फेरा में दिक्कत था, तो 1975 में या 1973 ना, 1973 में दिक्कत था, 1973 के फेरा एक्ट में, तो उसको हमने एक तरीके से बदला और 1999 में हमने फेमा को लाया। फेमा और फेरा में बेसिक अंतर कोई पूछे तो आप यही बताना है कि फेरा में कंट्रोल ज्यादा किया जा रहा था, एक भी अगर डॉलर को खर्च करना होता था या मांग अगर करना होता था तो आरबीआई से परमिशन लेना होता था, और उसको बैलेंस ऑफ पेमेंट में भी इंडिकेट नहीं किया जाता था, भुगतान संतुलन में। लेकिन जब फेमा लाया गया तो उसमें सरकार और आरबीआई को अतिरिक्त शक्ति दिया गया कि वो मार्केट के हिसाब से चीजों को क्या कर सके, एनालाइज कर सके। क्यों, क्योंकि 1992-93 में हमने क्या करा, फिक्स्ड और फ्लेक्सिबल को अपनाया, जिसके तहत जो है अब ये चीजें लाना बहुत जरूरी था सरकार के लिए भी और आरबीआई के लिए, कि भाई उसको प्रबंधन करके चले, और इसीलिए फेमा एक्ट जो है वो निकल के आया। तो ये बात है जो कि आप समझकर चल सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद।